नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐप पर हर मंडे टेस्ट होता है 9 बजे से 5 बजे तक। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो मिलान कर लीजिए आपके आंसर की में कि आपका स्कोर क्या रहा और जो गलत थे उनका सही उत्तर क्या है। यदि अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो आज ही ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हर मंडे फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सभी क्वेश्चन का पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन पसंद आए, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और आज का हमारा नंबर 1 सवाल है, निम्न में से क्या एक एसी मोटर की विद्युतीय श्रेणी को तय करता है। दोस्तों, यहाँ पर विद्युतीय श्रेणी का अगर इंग्लिश देखें तो वो है इलेक्ट्रिकल डिग्री। यानी निम्न में से ऐसा क्या है जो एक एसी मोटर में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री को डिसाइड करता है। दोस्तों, बात सीधी सी है। अगर फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला होता है 180 इंटू नंबर ऑफ पोल। इसका मतलब पोल कितने थे ये इस बात को डिसाइड करेगा कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होगी। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर डी होगा, नंबर ऑफ पोल। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में किसे मिलाते हैं। बहुत ही साधारण सा है। एन टाइप मिलाने के लिए एन टाइप पदार्थ बनाने के लिए हम जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो पेंटावोलेंट होती है, यानी पंचसंयोजी प्रकार की होती है। और पंचसंयोजी के ऑप्शन में कौन कौन आते हैं? एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ और फास्फोरस। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो डी उत्तर हो जाएगा, आर्सेनिक इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में ब्रश की स्थिति पता लगाने के लिए किस डायग्राम का उपयोग करते हैं। दोस्तों, डीसी वाइंडिंग में 3 तरह के डायग्राम बनाए जाते हैं, सीक्वेंस डायग्राम, डेवलपमेंट डायग्राम और रिंग डायग्राम। तो जो सीक्वेंस डायग्राम होता है ये कॉइल की एक्टिव साइड में धारा की दिशा पता करने और ब्रश की पोजीशन पता करने के लिए बनाया जाता है। इससे ये देखा जाता है कि ब्रश कहाँ लगेगा, उसकी पोजीशन कहाँ होगी। डेवलपमेंट डायग्राम जो होते हैं वो कॉइल का और कम्यूटेटर सेगमेंट पर एंड कनेक्शन का मिलान करने के लिए होता है कि कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट पर कौन सा जुड़ेगा। जबकि रिंग डायग्राम जो होता है ये कॉइल का ग्रुपिंग देखने के लिए और कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ उनकी पिच पता करने के लिए बनाया जाता है। अभी हमारा बी उत्तर रहेगा, सीक्वेंस डायग्राम इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा। और नेक्स्ट हमारा सवाल है कि में वोल्टेज की वो रेंज शामिल होती है जिस पर अंतिम उपभोक्ता खुद को वितरित विद्युत ऊर्जा का उपयोग भी कर लेता है। देखिए दोस्तों, कंज्यूमर एंड जहाँ कहीं भी होता है तो वो हमेशा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान रखें। वैसे भी देखो, डेल्टा और गामा कोई डिस्ट्रीब्यूशन का प्रकार नहीं है और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 3 फेज और 3 वायर होता है। इसलिए कंज्यूमर हमेशा 3 फेज 4 वायर साइड ही होता है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसका उत्तर रहेगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। और नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि सीरीज आरएल सर्किट में केवीए को किस मान से गुणा करें कि एक्टिव पावर आ जाए। देखो, एक्टिव पावर किलोवाट में होती है और उसको केवीए से यदि पावर फैक्टर के साथ कैलकुलेशन दी जाती है तो वो किलोवाट हो जाता है। यानी केवीए इंटू कोस फाई अगर अपन करते हैं तो वो किलोवाट कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है, सॉरी केवीए कहलाता है, पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। बी उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वह मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज का एलिमेंट पिघल जाता है जिसके द्वारा सुरक्षित परिपथ को वो डिस्कनेक्ट कर देता है और इसका मान फ्यूज की रेटिंग से हमेशा अधिक होता है। तो दोस्तों, जिस धारा पर फ्यूज एलिमेंट पिघलकर टूट जाता है और सर्किट को ओपन करता है उसे फ्यूजिंग करंट के नाम से जाना जाता है। यह हमेशा रेटेड करंट से अधिक होती है, इसीलिए एक फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा इकाई से अधिक होता है। अगला सवाल है कि अल्टरनेटिंग करंट में धारा का आरएमएस मान 15 एम्पियर है, इसका औसत मान बताइए कितना है। देखो, फॉर्म फैक्टर ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि आरएमएस मान बटे औसत मान।
ठीक है। अब यदि औसत मान निकालना है तो फॉर्म फैक्टर का भाग दे दीजिए, आरएमएस मान में उत्तर आ जाएगा। यानी 15 एम्पियर में 1.11 का भाग दे दीजिए, लगभग उत्तर आएगा 13.5 मिली एम्पियर। तो वो करंट का औसत मान आ जाएगा। आरएमएस मान में साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का भाग देना था 1.11 का, उत्तर आएगा 13.5 मिली एम्पियर। डी उत्तर हमारा यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है कि एक प्रोटेक्टिव रिले अपने कार्य को संतोषजनक तरीके से कंप्लीट करती है, उसमें निम्न में से किसको छोड़ करके बाकी सभी विशेषताएं होनी जरूरी है। देखो, रिले इस तरह की होनी चाहिए जो रिलायबल भी हो, यानी उसकी विश्वसनीयता भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, यानी सस्ती हो, बहुत महंगी भी नहीं हो, सेंसिटिव यानी वो सुग्राई भी हो, जैसे करंट चालित रिले है तो धारा के प्रति सेंस होना उसका ज़रूरी है। लेकिन रिले में कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता नहीं होनी चाहिए, यानी जटिलता के अलावा बाकी सभी गुण उसमें होने चाहिए। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है कि सिंक्रोनस मोटर के लिए उत्पन्न लोड एंगल या कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है कौन? तो वो होता है टॉर्क। एक सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क जब कपलिंग एंगल या लोड एंगल का मान 90 डिग्री होता है तो उस समय मैक्सिमम होता है। यानी सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क कपलिंग एंगल पर निर्भर करता है। कपलिंग एंगल होता है रोटर और स्टेटर के बीच समान पोलों के बीच एंगल कितना है, यानी रोटर जो है वो वास्तव में पिछड़ने का प्रयास करता है तो एक कोण बनता है। अगला सवाल है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के यदि वर्गीकरण की बात करें तो निम्न में से किसको छोड़कर शेष सभी मानदंडों पर आधारित होता है, यानी कौन ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रकार नहीं है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम निर्माण के आधार पर भी होता है। निर्माण का मतलब है कि अगर केबल बना रहे हैं हम तो सीधी सी बात है ये अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आएगी। धारा की प्रकृति के आधार पर भी होता है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन है या डीसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कनेक्शन की योजना पर भी आधारित होता है। लेकिन ओवरहेड सिस्टम की प्रकृति इसके आधार पर कोई प्रकार नहीं है। ओवरहेड का मतलब ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, ये कोई प्रकार इसका नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सी वैद्युतिक युक्ति सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती, यानी प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी है। तो देखो, अर्थ टेस्टर नहीं है क्योंकि ये अर्थ का प्रतिरोध नापने के काम आता है केवल, जबकि ELCB, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज ये तीनों के तीनों प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अर्थ टेस्टर केवल अर्थ का रेजिस्टेंस नापने के काम आता है, ये कोई सुरक्षा युक्ति नहीं है। अगला है कि PVC एक प्रकार का पॉलीमर है, कौन सा पॉलीमर है? तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है और ये थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब गर्म और ठंडा होने पर इसकी जो भंगुर होने की स्थिति होती है वो बदलती जाती है। तो ए होगा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है PVC एक प्रकार का। अगला सवाल है किस प्रकार की प्रकाश की में दक्षता अधिक होती है लेकिन उसमें चमक भी अधिक होती है, ग्लेयर भी अधिक होता है? तो वो है हमारी डायरेक्ट लाइटनिंग। इसमें हमें 90 से लेकर 100% तक लाइट टारगेट पे मिलती है, लेकिन चमक बहुत होती है। जैसे गाड़ियों की हेडलाइट का एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली की अगर बात करें तो वो है सेमी डायरेक्ट। अर्ध प्रत्यक्ष सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है, ध्यान रखें। सबसे कम चमक की अगर बात हो तो वो है इनडायरेक्ट लाइटनिंग, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में सबसे कम होता है। अगला सवाल है डीसी का शंट जनरेटर है, 100 ओम शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है, 250 वोल्ट सप्लाई पर 5 किलोवाट लोड को सप्लाई देता है। आर्मेचर का प्रतिरोध 0.22 ओम है। ब्रूस वोल्टेज को नगण्य माने तो प्रेरित ईएमएफ की गणना करो। देखो, इंड्यूस ईएमएफ ज्ञात करना है तो टर्मिनल वोल्टेज में आर्मेचर की ड्रॉप जोड़ना होगा। टर्मिनल पर 250 वोल्ट मिल रही है, आर्मेचर ड्रॉप के लिए आर्मेचर का करंट ज्ञात करना होगा। आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए आपको लोड करंट और शंट फील्ड करंट दोनों ज्ञात होनी चाहिए, जबकि दोनों ही नहीं दे रखी। लोड करंट के लिए फॉर्मूला होता है P/V और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर देखो 5 किलोवाट का लोड है, वोल्टेज 250 वोल्ट दे रखा है, करंट आएगी 20 एम्पियर। लोड करंट 20 एम्पियर आ गई। आपको शंट फील्ड करंट ज्ञात करनी है V/RSH से। देखो 250 वोल्ट वोल्टेज है और 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 2.5 एम्पियर आएगी शंट फील्ड करंट। दोनों को जोड़ेंगे तो 22.5 एम्पियर करंट हो गई आर्मेचर की। इसको आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
आपका जो है आंसर आ जाएगा आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप का। इस वोल्टेज ड्रॉप को आपको 250 वोल्ट सप्लाई में जोड़ देना है, उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान करना, आंसर आएगा 255 वोल्ट, लगभग 4.9 वोल्ट आएगा आर्मेचर ड्रॉप। वो कैलकुलेट कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 255 वोल्ट के आसपास। सवाल है कि एक सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट है, सॉरी हिंदी में 100 ओम, इंग्लिश में भी 100 ओम लिख दिया, सॉरी 100 वोल्ट है ये, ठीक है ना, 100 वोल्ट है और करंट 10 एम्पियर है, जो कि 30 डिग्री लेगिंग पाई जाती है, तो परिपथ का पावर फैक्टर कितना होगा। देखो कोस 30 का मान निकाल दो और कोस 30 का जो मान आता है वो 0.866 आता है। पावर फैक्टर की प्रकृति हमेशा धारा ही डिसाइड करता है। अगर करंट लेगिंग है तो पावर फैक्टर भी लेगिंग ही होगा, और करंट लीडिंग है तो पावर फैक्टर भी लीडिंग होगा। तो करंट इसमें लेग कर रहा है, इसलिए पावर फैक्टर लेगिंग होगा। सी उत्तर आएगा, 0.86 लेगिंग आएगा। अगला सवाल है कि क्वाइल का प्रतिरोध 15 ओम और इम्पीडेंस 25 ओम है, तो प्रेरणिक प्रतिघात कितना होगा। एक्सएल निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा Z² माइनस R², यानी जेड ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है R² प्लस एक्सएल की स्क्वायर। तो एक्सएल निकालने के लिए Z² माइनस R² कर देंगे। 25 की स्क्वायर माइनस 15 की स्क्वायर, 25 का आएगा 625 और 15 की आएगी 225, 400 आएगा, 400 का अंडर रूट निकालोगे तो 20 ओम आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा, 20 ओम उत्तर होगा। अगला सवाल है 100 वोल्ट की बैटरी है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। सभी प्रतिरोध ओम में है। देखो ये जो 9 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ना, ये तीनों समांतर में है, तो 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में है, तो इनका टोटल कितना आएगा 3 ओम। और ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है इस 2 ओम के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी अगर इस टोटल सर्किट का आप टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं तो वो आएगा 5 ओम। तो परिपथ का करंट निकालने के लिए I बराबर V/R करेंगे। 100 वोल्ट में 5 ओम का जब आप भाग दोगे तो उत्तर आएगा 20 एम्पियर। रेजिस्टेंस वाले को आप आराम से एक बार और देखें, तीनों है पैरेलल में, उत्तर आ जाएगा 3 ओम, और इस 2 ओम के साथ वो सीरीज में है, तो आंसर अपना डी बनेगा, 20 एम्पियर इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर पर जो रोटर ब्लॉक टेस्ट करते हैं उसमें इनपुट पावर किसके बराबर होती है। रोटर ब्लॉक टेस्ट जो होता है ये मोटर में कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए होता है, इसलिए जो I²R लॉस होता है उस लॉस के बराबर होता है, ठीक है, वेरिएबल लॉस बोलते हैं इसको। रोटर ब्लॉक टेस्ट कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल है नियॉन साइन लैंप में धारा का मान किस बात पर निर्भर करता है। देखिए नियॉन साइन लैंप के बारे में 3 सवाल बनते हैं, ध्यान से समझना। ट्यूब का व्यास जो होता है इस बात पर तो निर्भर करता है कि उसकी करंट कितनी होगी। ट्यूब की लंबाई पर उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज निर्भर करता है कि ये कितने वोल्ट पर चलेगी। और ट्यूब में भरी गई गैस पर निर्भर करता है प्रकाश का रंग, यानी ये किस तरह की लाइट देगी, कलर देगा, ये उसकी ट्यूब में भरी गई गैस के पर निर्भर करती है, किस तरह की गैस हमने उसमें भरी थी। 3 सवाल बनते हैं इसमें, तीनों सवाल को आप याद रखें, बहुत अच्छे होते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या कॉमन होता है, तो एक कॉमन मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको अपन म्यूचुअल फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी प्राइमरी एक फ्लक्स बनाती है, सेकेंडरी उसी में वर्क करती है, इसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं। दोनों वाइंडिंग अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र भी बनाती है, जब वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ता है तो उसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा बनाया गया प्राइमरी लीकेज फ्लक्स, सेकेंडरी के द्वारा बनाया गया सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स कहलाता है, और दोनों बनाती है उसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं। और ये कॉमन होता है, उभयनिष्ठ मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम से ये जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि किसी भी सामग्री के प्रति इकाई क्षेत्रफल फ्लक्स को क्या कहते हैं, यानी पर यूनिट क्षेत्रफल जो होता है तो उसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल के हिसाब से जब भी हम देखते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। कॉन्टेक्टर क्या होते हैं, कॉन्टेक्टर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होते हैं, यानी जब हम कमांड देते हैं तो ये NO होते हैं और NC बन जाते हैं, और इनमें से पावर जो होती है वो आगे जाती है। अल्टरनेटर में किस प्रकार के स्लॉट काम में नहीं लिए जाते, तो अल्टरनेटर में क्लोज, ओपन और सेमी क्लोज स्लॉट होते हैं, जबकि जिगजैग ओपन नाम का कोई स्लॉट नहीं होता है। स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले भी। और अर्थ
प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बहुत सिंपल है, अर्थ टेस्टर का उपयोग करेंगे। मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के काम आता है। ओम मीटर सामान्य प्रतिरोध नापने के काम आता है। और अर्थ टेस्टर अर्थ का रेजिस्टेंस मापने के काम आता है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड जो होती है वो लोड करंट के आधे के बराबर होती है। हाफ वेव में लोड करंट के बराबर, जबकि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में लोड करंट के बराबर होती है। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐप डाउनलोड